नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है अगर आप यूरोप मूव होना चाहते हो और स्पेशली पुर्तगाल में मूव होना चाहते हो। पुर्तगाल पर पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए तो उनको भी आप देख सकते हो, लेकिन ये वीडियो उनसे भी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सो ये वीडियो हम जो आज आप बात करने वाले हैं वो पोर्चुगल के जॉब सीकिंग वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। और मैंने पहले भी दोस्तों अलग कंट्रीज़ के जॉब सीकिंग वीज़ाज़ पर वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें आप इन देशों में आ सकते हैं और जॉब ढूंढ सकते हैं। इसके लिए पहले से आपको कोई भी ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उन देशों में जिसमें मैंने वीडियोस बनाए हैं जॉब सीकर के, उसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता था। मतलब आपको 100 में से सर्टेन पॉइंट स्कोर करने पड़ते थे तभी जाके आप जो है एलिजिबल हो पाते थे। लेकिन पुर्तगाल का जो ये जॉब सर्च वीज़ा है इसमें आपको ऐसे कोई पॉइंट स्कोर नहीं करता है और ये उन सारे ही जॉब सीकिंग वीज़ा या जॉब सर्च वीज़ा में सबसे आसान वीज़ा होने वाला है। इसमें दोस्तों होता यह है कि आप जो है पुर्तगाल में आके जॉब सर्च कर सकते हैं और ये वीज़ा जो है आपको 120 डेज का मिलने वाला है, 4 मंथ्स का मिलने वाला है और रिन्यूएबल भी है और 2 मंथ्स के लिए। तो टोटल आप मान सकते हैं कि इसकी वैलिडिटी आपके लिए होने वाली है 6 मंथ्स की। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें एज सच इन्होंने यहाँ पर कोई एज क्राइटेरिया या फिर एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं बताया है। बट जितने भी मैंने जॉब सर्च वीज़ा अदर कंट्रीज़ के देखे हैं तो उनमें स्किल्ड वर्कर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। या तो आपका एजुकेशन कुछ अच्छा हो, यूनिवर्सिटी डिग्री हो, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया हो किसी पर्टिकुलर स्किल सेट में। तो वही रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी होने वाली है दोस्तों। अगर ये दोनों है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और चांस ले सकते हो, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मैंने 3 साल के यूट्यूब करियर में अभी तक तो नहीं देखी है। एंड सारी नेशनलिटीज़ के जो है सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं। आप दुबई से भी अप्लाई कर सकते हैं, सऊदी से भी कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं, पाकिस्तान, नेपाल एंड सो ऑन। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए क्योंकि मैं इसमें एज अ फ्रेंड आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकलिटी से कि अपन साथ में मिलकर कैसे इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कंप्लीटली प्रैक्टिकल और 2023 की अपडेट के साथ में। सो दोस्तों ये जो जॉब सीकर वीज़ाज़ है बहुत सारे देश ऑफर करने लगे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है और स्किल्ड वर्कर से ही जो है दोस्तों इकोनॉमी डेवलप होती है और एक कंट्री का डेवलपमेंट दिखता है। जैसे हमारे इंडियंस जो है अमेरिका जाते हैं, हमारे स्किल्ड वर्कर्स अभी जो है अमेरिका जाके वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करता है। वैसे ही दोस्तों सेम चीज़ है कि यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पर वैसे लोग नहीं मिलते, इसीलिए ये लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। नाउ मैंने ये प्रोसीजर को सिंपल बनाने के लिए 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सो सबसे पहली स्टेप में हम सब एक चेकलिस्ट बना लेते हैं, उसमें हम जो है गैदर करने वाले हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होने वाले हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। वेबसाइट पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखने वाले, लेकिन जब आप वीज़ा ओरिजिनली अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाने के लिए जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना बेटर है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों पासपोर्ट, ऑब्वियसली आप सभी के पास होगा, मेरे पास भी है। दूसरा 2 फोटोज़, हमारे 2 फोटोज़ भी हम सभी के पास होने वाले हैं। तीसरा दोस्तों आपका सीवी जो है यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि आप यूरोपास सीवी कैसे बना सकते हैं, तो वहां से आपको यूरोपास सीवी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में जितनी भी कंट्रीज में आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हो जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, तो सीवी जो है यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि इनके लिए काफी आसान होता है उसको रीड करना। 4 दोस्तों आपको कवर लेटर लिखना पड़ेगा। कवर लेटर कहीं पर भी आपको मेंशन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप जब भी वीजा अप्लाई करते हैं किसी कोई सा भी वीजा, तो आपको कवर लेटर लिखना पड़ता है कि आप उस वीजा के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं एंड उसके बारे में सारी डिटेल्स के कैसे रहने वाले, कहां पर रहने वाले, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं एंड सो ऑन। इसके बाद दोस्तों अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं। अब होने वाला है दोस्तों आपका एक वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस आपका जो होने वाला है वो 4 मंथ्स का होना चाहिए, क्योंकि जो वीज़ा की वैलिडिटी है वो 120 डेज की होने वाली है। और ये जो है आप काफ़ी ऑनलाइन भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट्स पे भी काफ़ी इंश्योरेंस के पार्टनर्स होते हैं, तो वहाँ से भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए रहेगा राउंड ट्रिप रिजर्वेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है फ्लाइट की रिजर्वेशन दिखानी होगी कि आप किस तारीख को ट्रैवल करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल जिस भी दिन आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हो उससे आप जो है 1 महीने बाद की जो है फ्लाइट बुक कर सकते हो, वो दिखा सकते हो। और जो राउंड ट्रिप मतलब वापस आने की ट्रिप रहेगी वो 4 महीने बाद की दिखानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको जो फ्लाइट टिकट्स बुक करनी पड़ेगी राउंड ट्रिप। नेक्स्ट दोस्तों आपको पीसीसी प्रिपेयर कराना रहेगा, जिसे कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिससे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। सो ये आप जो है अपने पासपोर्ट ऑफिस जो भी आपके रीजन में आता है वहाँ से प्रिपेयर करवा सकते हैं। इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है और इसको आप अपोस्टाइल भी करवा लेंगे तो और बेहतर होने वाला है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट दोस्तों प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। अब प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इतना ज़रूरी इसलिए होता है
क्योंकि आपको वीज़ा ऑफिसर्स को बताना रहता है, वीज़ा टीम को बताना रहता है कि आप पुर्तगाल में आने के बाद कहाँ पर रुकने वाले। तो आप उसके लिए जो है होटल रिजर्वेशंस कर सकते हैं, जो कि आप booking.com से ईजिली कर सकते हैं। और भी काफ़ी वेबसाइट्स जैसे अगोड़ा एंड होटल booking.com ज़्यादा जो है फेमस चलती है, और इसके अलावा भी और भी वेबसाइट्स है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से बुक करना है। ये जो है बुकिंग्स जो है आपको पे स्टार्टिंग में नहीं करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद भी पे कर सकते हो, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में आप इसको कैंसिल भी करवा सकते हो, तो उसमें भी कोई इशू नहीं, आपका लॉस नहीं होने वाला है यहाँ पर पैसों का। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिखाना रहेगा। अब ये इसलिए दिखाना रहता है कि भैया आप जो है पुर्तगाल में आने के बाद 4 महीने रुकोगे तो आपके पास उतना पैसा है भी या नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पर जो है मंथली सैलरी होती है अराउंड 705 यूरोज़। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 3 मंथ्स का मिनिमम जो है अमाउंट शो करना पड़ेगा, जो कि अराउंड 2100 यूरोज़ का होने वाला है। तो वो 2100 यूरोज़ का जो अमाउंट है दोस्तों, अगर इंडियन रुपीज़ में भी कहीं कन्वर्ट करें हम लोग, तो वो आने वाला है अराउंड 1,90,000 के आसपास। तो इतना अमाउंट आपके बैंक में होना चाहिए, इसीलिए आपको जो है इसमें 3 मंथ्स का मिनिमम मानते, तो आप 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हो। और उसमें एट द एंड ऑफ द डे जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें होने चाहिए अराउंड 2 लाख रुपीज़ मिनिमम। लेकिन आप ज़्यादा शो करोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा कि 3 लाख शो कर दोगे तो और ही अच्छी बात है। सो नाउ दोस्तों, जो सेकंड स्टेप है उसमें आपको जो है फॉर्म्स फिल करने हैं कुछ। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ये रेडी हो जाएंगे उसके बाद आपको कुछ फॉर्म्स फिल करने, तो वो जो है मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको जो है दोस्तों पोर्चुगल जॉब सीकिंग वीज़ा आप टाइप करोगे गूगल पर, तो फर्स्ट वेबसाइट पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्स जो मैंने अभी तक आपको बताई वो डिटेल्स आपको सारी मिल जाएगी, जनरल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। अभी हम जो सबसे पहला फॉर्म फिल करने वाले हैं वो होने वाला है दोस्तों डिक्लेरेशन, जो कि आपको IFP से चाहिए रहेगा। IFP एक लोकल बॉडी यहाँ की, जिसको आपको इन्फॉर्म करना रहेगा कि आप जो है जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हो। फिर वो आपको एक डिक्लेरेशन देती है ओवर ईमेल, तो इसमें जो अराउंड 2 डेज लग जाते हैं। तो इसका फॉर्म जो है ये स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे। सो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्म आ जाएगा, और सारे ही फॉर्म्स दोस्तों, आपको टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, सारे ही फॉर्म्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो ये जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, पासपोर्ट की डिटेल्स फिल करनी रहेगी, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको स्कूलिंग के ईयर्स डालने पड़ेंगे, अगर आपकी कुछ भी स्कूलिंग है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये इसलिए मांग रहे हैं ताकि ये चाहते कि थोड़ा बहुत एजुकेशन हो आपका। उसके बाद आपका जो है 5 एरियाज़ आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा हो दोस्तों। इसके बाद ये यहाँ पर 5 एरियाज़ जिसमें भी एक्सपीरियंस रहा है वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो है ऐसे एरियाज 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिस फील्ड में आप जॉब ढूंढना चाह रहे हो पोर्चुगल में आके। तो यहाँ से आपने 3 फील्ड्स आपकी सिलेक्ट कर ली। इसके बाद जो है अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है 1-2 साल का है, 2-3 साल का, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर कोई लैंग्वेज आपको आती है, इसके अलावा इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो, पोर्चुगीज आती है तो वो एड ऑन एडवांटेज आपको हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट सिलेक्ट करने के बाद दोनों आप जो है इसको सबमिट कर सकते हो। ये जैसे ही सबमिट करोगे इसके बाद आपको जो है इनका डिक्लेरेशन जो है 2 डेज़ के बाद में शायद जो है ईमेल के ऊपर आ जाएगा, और उस डिक्लेरेशन के बेस पर जो है आप आपकी होम कंट्री में जो है वीज़ा अप्लाई करने वाले हो। तो फर्स्ट फॉर्म ये वाला फिल करना है। सेकंड फॉर्म जो आपको फिल करना है दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, वो आप फिल करने वाले हैं रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी। इसको जो है आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इसमें भी आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स नॉर्मली फिल करनी, नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, और इसको भी आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। और ये इसलिए सबमिट करना पड़ता है ताकि आप ऑथोराइज कर रहे हो पोर्चुगल को अगर वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता करना चाहती हो तो। सो दैट इज़ इट। ये 2 फॉर्म हो गए। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये फॉर्म आपको तब सबमिट करना पड़ेगा जब आप जो है दोस्तों वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा। अब जब आप दोस्तों पोर्चुगल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करोगे तो ये लॉन्ग टर्म D कैटेगरी में आता है, तो ये लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आपको एप्लीकेशन करनी रहेगी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको जो है ये सिंपल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, इसमें भी नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, कहाँ पर रुकने वाले हो वो डिटेल्स, एंड सो ऑन, पर्पस क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। आपका ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर एंड सो ऑन, जितना अमाउंट आपके पास है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, कैश में कितना है, बैंक अकाउंट में कितना है, एंड सो ऑन। और फिर लास्ट में आपको सिग्नेचर करनी है, दैट्स इट। सो ये 3 फॉर्म्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। सबसे पहला फॉर्म आपको जो है डिक्लेरेशन चाहिए रहेगा IEFP से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अप्रूवल देगी, तभी जाके आप जो है वीज़ा की एप्लीकेशन कर पाओगे। इसके बाद जो आपका है क्रिमिनल रिकॉर्ड के रिक्वेस्ट ऑथोराइजेशन फॉर्म आपको जो है फिल करना रहेगा। और थर्ड लास्ट में आपका जो है नेशनल फॉर्म जो D वीज़ा एप्लीकेशन है उसका फिल करना रहेगा। ये फॉर्म्स जैसे ही आपके सारे रेडी हो जाए, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए, अब आती है हमारी थर्ड स्टेप जिसमें हम अप्लाई करने वाले हैं वीज़ा
आपकी जो भी कंट्री है वहाँ पर। ना दोस्तों, अब हमने जो है डॉक्यूमेंट्स भी गैदर कर लिए और सारे के सारे जितने फॉर्म्स होते हैं वो भी फिल करके रख लिए। अब बारी आ रही है हमारी वीज़ा अप्लाई करने की। तो अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो वीज़ा आप अप्लाई करने वाले हैं VFS सेंटर्स में, जो कि अब VFS सेंटर्स क्या है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स होते हैं दोस्तों। ये कोलैबोरेट करके रखते हैं पोर्चुगल एम्बेसी या कॉन्सुलेट से, और यहाँ पर हम जो है हमारी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और ये फिर उसको जो है फॉरवर्ड करेंगे एम्बेसी या कॉन्सुलेट में, जो बेसिकली हमें जो है VFS ग्लोबल में जाकर वीज़ा एप्लीकेशन करनी रहेगी। ना इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोस्तों दो चीज़ है। पहली तो आपकी जो एम्बेसी है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है पोर्चुगल की, और कॉन्सुलेट जो है वो गोवा में लोकेटेड है। तो अब पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप जो है दिल्ली में अप्लाई करेंगे वीज़ा या फिर गोवा में अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये जितने भी सेंटर्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ से आप जो है वीज़ा की एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आप गोवा की बात करें तो गोवा में सिर्फ 2 ही वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप जो हो गया है पुणे और मुंबई, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी कैसे पता चलेगा कि आपको दिल्ली एम्बेसी में अप्लाई करना है या फिर गोवा कॉन्सुलेट में? तो उसके लिए दोस्तों, अगर गोवा कॉन्सुलेट में आपको अप्लाई करना है तो आपको रेसिडेंट होना रहेगा आपका मुंबई, पुणे या फिर यूटी ऑफ दमन एंड दीव या दादरा नागर। यहाँ के अगर आप रेसिडेंट है तो आप जो है गोवा कॉन्सुलेट में अप्लाई करेंगे, जो कि आप मुंबई और पुणे से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा रेस्ट जितनी भी स्टेट्स अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो उस केस में दोस्तों आपको जो है दिल्ली की पोर्चुगल एम्बेसी से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें ये वाले VFS सेंटर से आप एप्लीकेशन करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस लेते, अगर मेरे को कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं MP से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जो है न्यू दिल्ली पोर्चुगल एम्बेसी में अप्लाई करने वाला हूँ। सो नाउ अब आपको पता चल गया होगा कि आपको वीज़ा कहाँ पर अप्लाई करना है। अब जानते हैं कैसे अप्लाई करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी बुक अपॉइंटमेंट विद VFS ग्लोबल सेंटर। अब आपको सेंटर पता चल गया है किस जुरिडिक्शन में आप आते हैं, तो अब वहाँ से आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर ही आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी रहेगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों लिंक पर क्लिक करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप जो एक पर्टिकुलर डेट सेट करेंगे, फिक्स करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप उस डेट पर जाएंगे VFS सेंटर में, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स और मैंने फॉर्म्स बताए हैं वो जाके आपको सबमिट करने रहेंगे। सो दिस इज़ हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस भी होते हैं। जैसे अगर आप जो है गोवा कॉन्सुलेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप मुंबई या पुणे से अप्लाई कर रहे हो, तो आप पहले आपको जो है इस वेबसाइट पर जाकर जो है पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको जो है फिजिकली अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। और जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और जो फिजिकल अपॉइंटमेंट है वो सेम होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है गोवा कॉन्सुलेट के रेसिडेंट्स के लिए। बाकी दिल्ली कॉन्सुलेट के रेसिडेंट्स के लिए आपको डायरेक्टली लिंक से अपॉइंटमेंट बुक करनी है VFS सेंटर की, और डायरेक्टली आपको जाकर डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करने हैं, एंड दैट्स डन। कॉस्टिंग कितने आने वाली है? तो कॉस्टिंग के लिए दोस्तों VFS फीस आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि 90 यूरोस की आने वाली है। इसके बाद अलग एक्स्ट्रा और चार्जेस लगा ले तो वो कहीं ना कहीं आपके जो है 2-3,000 के एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। तो आप मान के चल सकते हो कि 10 to 12,000 का आपका एक्सपेंसेस होने वाला है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस आपकी कॉस्टिंग की बात करें तो वो हो सकते हैं कि इंश्योरेंस करवाना है, PCC के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कॉस्ट लगने वाला है, फ्लाइट टिकट से अप्लाई करेंगे तो तब कॉस्ट लगने वाली है आपकी, और जो है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के टाइम पर तो आप नहीं, उस टाइम पर तो आपकी कॉस्ट नहीं लगने वाली। तो ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए ही जो है आपको कॉस्टिंग लगने वाली, तो आपका इतना कॉस्ट नहीं आने वाला है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल वीज़ा जो आप अप्लाई करने वाले हो दोस्तों। सो ये अब जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं उसके बाद आपको वेट करना रहता है, और अभी अगर वेटिंग टाइम बोले तो 2 मंथ्स तक का भी टाइम लग सकता है आपको जॉब सीकर वीज़ा आने में, और फिर उसके बाद आप जो है फ्लाई करके यहाँ पर पोर्चुगल आ सकते हैं और अपनी जॉब हंट शुरू कर सकते हैं। ना कुछ टिप्स और कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीज़ा से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि यार ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, तो मोस्टली क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज़ में भी मैंने देखा है जितने जॉब सीकर वीज़ा रहते हैं उनका एक ग्रेजुएशन मांगते हैं, बट यहाँ पर ऐसे कोई स्पेसिफाई क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास एक स्किल तो होनी चाहिए। वेटर्स के लिए या नॉर्मल क्लीनर्स के लिए कोई भी यहाँ पर वो लोग गैदर कर सकते हैं, बट कोई स्किल सेट आपके पास हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल कह लें कि अगर आपको जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मुझे तो यही ज़्यादा स्किल समझ आती है, ऐसी कोई स्किल्स है तो वो बेटर होगा। या फिर अगर आप दूसरी स्किल्स की बात करें तो आपने जो है कोई डिप्लोमा करके रखा है मैकेनिकल में या मशीन से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप आ सकते हो। तो ऐसी कोई स्किल होना चाहिए जो जनरल लोगों के पास नहीं होती है। दूसरे दोस्तों, अगर इसमें और प्रोफाइल स्ट्रांग बनानी है तो आप एजुकेशन तो शो कर सकते हैं, और साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस भी अगर 3 इयर्स का शो करेंगे तो आपकी प्रोफाइल और स्ट्रांग बनने वाली है इस चीज़ से। और ऑब्वियसली अगर आपको पोर्चुगीज़ आती है तो आपको एक और एडवांटेज एज ज़रूर मिल सकता है इस चीज़ के लिए। तीसरी टिप मेरी ये रहने वाली है दोस्तों आपके लोगों के लिए, अगर आप पहले से ही कुछ सर्च करके रखें, आप कुछ पहले ही एफर्ट्स डाल के रखें, वेबसाइट जो है जॉब सर्चिंग की मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, तो आप उनके प्रूफ्स भी अगर चाहे तो अटैच कर सकते हैं, उससे भी एक एड ऑन एडवांटेज मिलेगा। या फिर उसके बारे में जो है आप कवर लेटर में लिख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको जो है कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी जनरल एप्लीकेशन से। बहुत सारी एप्लीकेशन ऑब्वियसली आने वाली, मैं अपने फ्रेंड्स को भी, रिलेटिव्स को भी रिकमेंड करने वाला हूँ इस वीज़ा के बारे में
प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ईजी है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम लगने वाली है, एज सच कोई क्राइटेरियाज भी मेंशन नहीं किए एज के, एजुकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस के। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वीज़ा। एंड पोर्चुगल की खास बात यही है कि दोस्तों यहाँ पर आपका PR लेना और रेसिडेंस परमिट लेना काफ़ी आसान है। काफ़ी स्टूडेंट्स तो यहाँ पर या काफ़ी लोग तो दोस्तों यहाँ पर जो है टूरिस्ट वीज़ा पर आकर उसको कन्वर्ट करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा से रेसिडेंस परमिट मिलना भी काफ़ी ईजी होता है। नाउ एक प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वीज़ा के लिए आपके साथ हो सकती है, वो है अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम। पोर्चुगल की हमेशा ही लॉन्ग टर्म डी वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट का काफ़ी इशू रहा हुआ है, और इसी के कारण VFS ग्लोबल ने वेबसाइट पर भी मेंशन करके रखा हुआ है कि किसी भी स्कैमर या किसी भी एजेंट के थ्रू मत आना, क्योंकि हम लोग जो है किसी को भी पे करके जो है अपॉइंटमेंट नहीं देते। तो आपको अगर कोई बोल रहा है कि ये पे करके मैं अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा, तो ऐसा मत करिएगा, इसमें फंस जाएंगे आप। आपको कीप ऑन चेक करते रहना पड़ेगा VFS ग्लोबल की वेबसाइट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए, और जैसे ही अपॉइंटमेंट मिल गई तो आपका 50% ऑफ द काम हो जाएगा। अपॉइंटमेंट जो है आपको 1 मंथ के बाद की ही मिलने वाली है जनरली। सो या दिस इज़ अबाउट द एंटायर पोर्चुगल जॉब सीकिंग वीज़ा दोस्तों। सो इट इज़ अ रियली गुड कंट्री एंड इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज़ इसको लाइक करना है, और फिर भी अगर इन बिटवीन कोई कमेंट्स है, आपका ये डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट। सो यही आज का वीडियो है दोस्तों, और अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी यूरोड्रीम्स के सब्सक्राइबर्स हैं वो अभी के अभी जो है इसके लिए एप्लीकेशन करें और डॉक्यूमेंट्स गैदर करना स्टार्ट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।